हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीनू साइंस वर्ल्ड में। अब तक हमने मानव पाचन तंत्र के अंदर जितना भी सब कुछ पढ़ा है, मैंने सब कुछ करवा दिया है। यदि फिर भी कुछ टॉपिक बाकी है या आपको लगता है कि सर कुछ तो बाकी है, तो मैंने बोला है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके दे दीजिए। मैं आपको उसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। और टॉपिक के चलते मैंने मानव पाचन तंत्र के अंदर उसके अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियों के बारे में नहीं बताया, तो मैंने आज का टॉपिक उसके ऊपर लिया है। ग्रंथियों के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर कुछ ग्रंथियां भी काम आती हैं, क्या कार्य करती है क्या नहीं करती उसके बारे में बताऊंगा आज की वीडियो में। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं नियंत्रक एवं समन्वय। नियंत्रक है समन्वय। हमारे बॉडी पे कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिसका नियंत्रण करे, जिसको अपनी बॉडी के अंगों को नियंत्रित किया जाता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी ये क्या होता है? अपने शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, एंडो का मतलब होता है अंतःस्रावी, और क्राइनोलॉजी का मतलब होता है इसके बारे में अध्ययन करना। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के शरीर की आंतरिक वातावरण का नियमन करते हैं, उससे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। समझ में आया? क्या बोला इसने कि मानव, कौन? इंसान जो मानव है वो अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र के साथ में, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं कंट्रोलर, नियंत्रक, उसको बोलते हैं न्यूरॉन, वही तंत्रिका तंत्र वो हमारे मानव शरीर के साथ मिलकर के शरीर की आंतरिक वातावरण का नियमन करते हैं। आंतरिक वातावरण मतलब मानव शरीर के अंदर की साइड में जिस वातावरण का नियमन करते हैं वही न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस शरीर की आंतरिक ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए हमारे बॉडी के अंदर आंतरिक यानी अंदर की तरफ कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ तापमान होता है, उसको स्थिर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस कहलाती है। यहां तक तो बात खत्म हो जाती है इसके सामान्य परिचय के बारे में। अब हम इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र जिसके अंदर कुछ ग्रंथियां आती हैं। एक्चुअल में ग्रंथियां क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स। कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थों का स्राव करे उसे ग्रंथियां कहते हैं। तरल पदार्थों का मतलब लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में उसका स्त्रावण करना। स्त्रावण मतलब खुद की प्रक्रिया द्वारा बंद बना के उसको छोड़ना, ये क्या कहलाता है? स्त्रावण। और कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थों का स्त्रावण करे उसे ग्रंथियां कहते हैं। ग्रंथियां 3 टाइप की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और तीसरा आता है मिश्रित ग्रंथि जिसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड्स, ठीक है। अब हम इस प्रक्रिया के दौरान 3 टाइप की ग्रंथियां हैं, जिसमें सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थों के रूप में स्त्रावण करता है उसे क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी का मतलब ये होता है कि अंदर की तरफ करना। इसका स्त्रावण कहां करना? अंदर की तरफ। कैसे? बताता हूं। चलिए, इनमें नलिकाकार संरचनाएं नहीं पाई जाती है। ये कोई भी नली के रूप में नहीं होता है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी क्या है? नलिका विहीन संरचना, ठीक है। नलिका विहीन ग्रंथि, ठीक है। अब इन ग्रंथियों से निकला हुआ हार्मोन, मतलब ये ग्रंथि, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं
वो अपना स्त्रावण करता है, हार्मोन का स्त्रावण करती है। वो हार्मोन क्या करता है, रक्त के साथ मिल जाता है और रक्त के साथ मिलने के बाद में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है और वो हार्मोन हमारे शरीर में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों हमारे शरीर में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथियों से निकला हुआ हार्मोन लक्षित अंश दूर होता है। अब इसमें से आपने नया शब्द पढ़ा है, सर हार्मोन क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां तक तो ये अंतःस्त्रावी की जानकारी हो गई। और अंतःस्त्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, थॉमस एडिसन को। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, थॉमस एडिसन। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं हार्मोन्स के बारे में बताता हूं। हार्मोन्स क्या होता है, हमारे वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ। अब रासायनिक का मतलब तो आपको पता ही, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वे सब रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। चलिए और बताता हूं मैं। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्रकृति के होते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। आपको कभी भी सवाल आ जाए कि हार्मोन्स एक्चुअल में होता क्या है, छोटे क्लासों बड़ी क्लासों में आता है लिखित के रूप में, लेकिन एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाता है लिखित के रूप में। जहां पर छोटी क्लासों में या फिर बड़ी क्लासों में 12-12 तक क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन्स के बारे में, तो छोटी सी परिभाषा है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में होता है, उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन सबसे पहले किसने दिया था, स्टार्लिन ने। और सबसे पहले इसकी खोजकर्ता कौन है, सिकिटिन। मानव शरीर के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, पहले प्यूस, दूसरी पीनियल। चलिए फ्रेंड्स, आगे बताता हूं कौन सी ग्रंथि कहां कहां पाई जाती है। सबसे पहले गले में कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। और उसके बाद में आता है छाती यानी चेस्ट के अंदर होती है थाइमस ग्रंथि। और उसके बाद में अग्नाशय, मैंने आपको पाचन तंत्र के अंदर अग्नाशय पढ़ाया था, उस पे अग्नाशय ग्रंथि में अग्नाशय ग्रंथि ही होती है, उसी के खुद के नाम की। और आगे देखिए वृक्क में कौन सी होती है, वृक्क के जस्ट ऊपर की साइड में, वृक्क के अंदर नहीं होती, वृक्क के जस्ट ऊपर होती है, वृक्क जैसे बना हुआ था उसके जस्ट ऊपर होती है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एडिनल ग्रंथि, ठीक है। और सबसे अंतिम में वृषण और अंडाशय रूप में ग्रंथि होती है, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो भी गले से संबंधित रोग होते हैं उसमें ज्यादातर लोगों के गले से संबंधित रोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि इसको थायराइड हो गया, मतलब उसके गले के अंदर थायराइड ग्रंथि ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो मैंने बताने के लिए साइड में लिख दिया है कि शरीर का ताप, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही शरीर के तापमान के बारे में बताया था, है ना। तो शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 के फ़ारेनहाइट में। अगर इसको लिखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस में और 310 केल्विन में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्या करता है, यह अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और देखिए यह अन्य स्त्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। जो भी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर जितनी भी होती है उसका नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पीयूष ग्रंथि होती कहां एक्चुअल में, कहां होती है, मस्तिष्क में। और आपने देखा होगा कि ये आदमी तो काम ही नहीं करता, इसका दिमाग काम नहीं करता है, यह आदमी काम नहीं करता क्योंकि इसका दिमाग काम नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, अपने दिमाग के अंदर पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि उसने अपना काम नहीं किया, इसलिए ऐसे ही कहावत है। लेकिन जो पीयूष ग्रंथि के अंदर नियंत्रण का काम करता पीयूष ग्रंथि होती है वो, और हमारे मस्तिष्क, शरीर का मस्तिष्क होता है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि होती है, वो बाकी वाली अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, पीयूष ग्रंथि नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि के अंदर पाया जाता है हाइपोथैलेमस। अब पीयूष पर नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस, इसीलिए उसका नाम क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर। वो भी इस मास्टर का क्या है, मास्टर है, जिसको क्या नाम है, उसका क्या नाम है, हाइपोथैलेमस।
और हमारे शरीर के अंदर कंट्रोलर भी हमारा हाइपोथैलेमस ही होता है, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं। चलिए इतना लिखिए। बहुत सारा काम कर दिया है, धीरे धीरे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की बहुत कोशिश करेंगे। और मैंने देखा भी है कि कुछ लोग हमारे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, कुछ कमेंट में बता भी रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक बड़ी खुशी होती है कि मेरे व्यूज भी 100 प्लस आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको मैं जितनी हो सके अपनी साइंस के बारे में पूरी जानकारी दूं। आगे से आगे हम साइंस के बारे में जितने भी वीडियो होते हैं, मैं सारे वीडियोस के बारे में सारी जानकारी दूंगा, जो भी साइंस के अंदर आता है वो सब। ठीक है, तब तक आप इस कोरोना महामारी में अपने घर पे रहिए, सेफ सुरक्षित रहिए और अपनों को सुरक्षित रखें, घर पे बैठे रहें, बिना मतलब के बाहर नहीं निकले, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।